depending on the latitude of observer and the declination of the body. क्या मतलब है इस बात का? इस बात को समझने के लिए the significance of rational horizon एक बड़े डायग्राम पे समझते हैं. Let's understand the significance of rational horizon, then we'll move to the rational horizon diagrams. किसी को कुछ पूछना है? So, if this is the celestial sphere, this is the earth, ये अर्थ है और ये सेलेस्टियल स्फीयर है, मान लेते हैं. Let's have an observer on equator. अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर इक्वेटर पर है तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेलेस्टियल स्फीयर पे, जहां पर वो मिलेगी यहां पर इसका ये जेनिथ होगा. क्या ये बात सही है? यस सर. इस जेनिथ के परपेंडिकुलर, इस जेनिथ के परपेंडिकुलर हमारा इस ऑब्जर्वर का रैशनल होराइजन होगा. क्या ये बात भी सही है? यस सर. अब अगर मैं दूसरा ऑब्जर्वर लूं जो लेट्स से 45 डिग्री नॉर्थ पर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका जेनिथ होगा, इसके परपेंडिकुलर ये इसका रैशनल होराइजन होगा. क्या ये बात भी सही है? यस सर. ब्लू वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरफ का जो जेनिथ की तरफ का, ब्लू की बात कर रहा हूं अभी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू नाउ. ब्लू वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू के इस तरफ का जितना भी हेमिस्फीयर था वो अबव होराइजन का एरिया था. क्या ये बात सही है? बताते रहो यार, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस. है ना? और रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड के इस तरफ वाला एरिया अबव होराइजन का एरिया था. यस सर. अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी सेलेस्टियल स्फीयर में यहां पर होगी सपोज, तो मुझे बताओ ये वाली बॉडी ब्लू वाले को दिखाई देगी या रेड वाले को दिखाई देगी? वाले. ब्लू वाले. ब्लू को दिखाई देगी या दोनों को दिखाई देगी? सर दोनों को दिखेगी. दोनों को दिखेगी. अच्छा, क्यों? ब्लू वाले को सिर्फ बेटा सिर्फ ब्लू वाले को दिखाई देगी क्योंकि जो रैशनल होराइजन है रेड वाले का, उसके तो नीचे हो गई है बॉडी, इसके इस तरफ सारा बिलो होराइजन एरिया हो गया, तो ये बॉडी रेड वाले को नहीं दिखाई देगी किसी भी कीमत पर. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रैशनल होराइजन कि ऑब्जर्वर के लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अपना रैशनल होराइजन बनता है और उस रैशनल होराइजन में अबव होराइजन का एक एरिया होता है. कोई भी बॉडी अबव होराइजन के एरिया पे होगी तभी उसको दिखाई देगी, जब भी वो बिलो होराइजन के एरिया पे होगी तो नहीं दिखाई देगी. इस बात को समझते हुए ये बॉडी सिर्फ ब्लू वाले को दिखाई देगी, रेड वाले को दिखाई नहीं देगी. क्या ये बात सही है कि नहीं? यस सर. यस. समझ में आई बात? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल होराइजन. सो अब तीसरा बना रहा हूं. अगर मेरा ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल पे होता अगर, तो ये उसका जेनिथ होता और ये उसका रैशनल होराइजन होता. क्या ये बात भी सही है? यस सर. है ना? अब मुझे बताओ
ये ब्लैक वाली बॉडी किसको दिखाई देती तीनों में से? ओनली ब्लू सर। ब्लू को ही सर। पक्का कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ब्लैक वाले को रेड वाले को नहीं दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। बिल्कुल ठीक है, ओके। ये वाली बॉडी किसको दिखाई देती? तीनों को दिखती। बिल्कुल सही, ये वाली बॉडी तीनों को दिखाई देगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये वाली बॉडी किसको दिखाई देती? किसी को नहीं। किसी को नहीं सर। किसी को नहीं। सिंपल फंडामेंटल। इसका मतलब दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल होराइजन, और वी कैन कॉल इट एज significance of rational horizon depending on the latitude of observer. Different latitude of observer will have a different rational horizon and will have a different visibility theoretically. क्या ये बात सही है? यस सर। यस। तो एक बार बनाओ, 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको समझो, बनाओ और फिर आगे बढ़ाता हूँ। ओके सर। हो गया सर। हो गया, चलो ओके। अगर ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो अब हम बनाते हैं होराइजन डायग्राम्स। उनको कहते हैं होराइजन डायग्राम्स, इसी चीज को इंडिविजुअली एड्रेस करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स से अगर मेरा लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर होता, जब मैं लैटिट्यूड बोलता हूं तो हमेशा ऑब्जर्वर की बात होती है, लैटिट्यूड हमेशा ऑब्जर्वर का होता है, ठीक है। और डेक्लिनेशन हमेशा बॉडी की होती है, दिस इज ऑलवेज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑलवेज बॉडी। बॉडी मतलब सन, मून, स्टार और प्लैनेट। हमारे लिए बस यही काम के हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं आसमान में, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर ये एक डेटा दिया हुआ है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को रैशनल होराइजन डायग्राम बनाना होता है। अगर ऑब्जर्वर नॉर्थ में है तो हम क्या करते हैं, होराइजन डायग्राम के लिए एक गोला बनाते हैं। पहले विल मेक अ सर्कल, divide this circle into 4 parts like this, write zenith here every time without fail. This is always north, this is always south, this is always east, this is always west. क्योंकि लैटिट्यूड नॉर्थ में है तो इक्विनॉक्शियल विल गो टू, अच्छा उससे पहले ये जो डिस्टेंस है इसको 9 में डिवाइड करते हैं। दिस इज 9, 90 डिग्री और इक्वल टू 9 यूनिट्स। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 90
equal to 9 units or any direction this is 9 units. So 20 degree north का मतलब equinoctial will move to the south with 20 degree philosophy. This distance is 20 and this distance is remaining will be 70. अब जैसे ही इक्विनॉक्शियल साउथ में जाएगा, जो नॉर्थ पोल है वो खिसक कर सामने आ जाएगा, इस हिसाब से कि ये डिस्टेंस भी 20 के बराबर होगा और ये डिस्टेंस बचेगा 70 के बराबर, और वी कैन कॉल इट एज, इसको क्यू कहते हैं, NP इज इक्वल टू ZQ इज इक्वल टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। देखो ध्यान से, है ना। अब क्योंकि हमारी डेक्लिनेशन ऑफ बॉडी 10 डिग्री है, तो डेक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इक्विनॉक्शियल। इस डायग्राम में इक्विनॉक्शियल कहां पर है? दिस इज इक्विनॉक्शियल। और 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री ऊपर। अगर ये डिस्टेंस 20 है, इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री ऊपर बनाना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं बॉडी का। दिस इज डेक्लेरेशन 10। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज डेक्लिनेशन इक्वल टू 10 डिग्री नॉर्थ। कितने लोगों को समझ में आई बात? क्लियर है? ये पॉइंट पे जब बॉडी होती है तो हमेशा राइजिंग होती है, इस पॉइंट पे जब बॉडी होती है तो मरीडियन पैसेज होता है, इस पॉइंट पे जब भी बॉडी होती है तो सेटिंग होती है, और इस बॉडी के बाद में जब वो पीछे चली जाती है तो ब्लैक पोर्शन में दिखाते हैं बिलो होराइजन, वो हमारे को दिखाई नहीं देती। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार डायग्राम बनाओ, इसको बोलते हैं होराइजन डायग्राम। तो हमने एक पर्टिकुलर केस लिया 20 डिग्री नॉर्थ का, जिसमें हमने बॉडी को 10 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से डिपिक्ट किया। अब देखो इस डायग्राम में मान लेते हैं अगर हमारी बॉडी सुबह के वक्त यहां पर होती तो हम क्या करते? एक मरीडियन पास करते बॉडी से, इसको कहते सेलेस्टियल मरीडियन पासिंग थ्रू बॉडी। सही है कि नहीं? ये जो एंगल बनता इसको कह देते एजीमथ। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रू अल्टीट्यूड। ट्रू अल्टीट्यूड। दिस इज कॉल्ड ट्रू अल्टीट्यूड। और जो ये बच जाता है इसको क्या कहते हैं? जेनिथ डिस्टेंस।
सही है कि नहीं? Yes, sir. ओके। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें, PZX, now we have a PZX triangle ready. इस PZX ट्रायंगल में P के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा p, और साइड कहते हैं। दिस इज Z के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा z या साइड z, और X के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं छोटा x। दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल Z, दिस इज एंगल X। क्या ये बात सबको मालूम है? Yes, sir. है ना? ओके। इस डायग्राम में हमारे को एक चीज और समझनी है, उसको कहते हैं LHA, लोकल आवर एंगल। इस डायग्राम में ये जो एंगल मैंने अभी बनाया है, दिस इज LHA। कितने लोगों को मालूम है ये बात? कितने लोगों को डाउट है LHA कैसे आया? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबडी वांट्स मी टू एक्सप्लेन LHA? या समझ में आता है पहले से? कैसे चौधरी, तेरे को डाउट है बेटा? सर एक बार एक्सप्लेन Yes, कर sir. दो। हाँ, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। LHA की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल। सही है? ये एंगल कहां बनेगा? पोल पे बनेगा। कंटेन्ड बिटवीन celestial meridian of observer and celestial meridian passing through body, comma, measured westward or clockwise from observer meridian। इसका मतलब ये वाला जो आधा पोर्शन है, आधा प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल का आधा इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल मेरिडियन। यहां से हमने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज वेस्टर्ली। ये एरो वेस्ट की तरफ है, सी हैव अ लुक, दिस एरो इज वेस्ट मींस क्लॉकवाइज इज वेस्टर्ली। यहां से हमने शुरू किया, और जहां पर सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू बॉडी आ गया, ये वाला हमारा LHA पूरा हो गया। यानी कि दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन LHA ऑन द रैशनल होराइजन डायग्राम। इसका एक आसान तरीका भी है समझने का। क्या आसान तरीका है? अगर इस रैशनल होराइजन डायग्राम को हम दो हिस्सों में ऐसे बांट दें, इस वाले पार्ट को कह दें ईस्टर्न और इस वाले पार्ट को कह दें हम वेस्टर्न। जब भी बॉडी ईस्टर्न पार्ट में होगी, ईस्टर्न पार्ट में होगी, ईस्टर्न का मतलब इस डायग्राम में अभी जो बॉडी यहां पर है, मुझे बताओ ये ईस्ट में है या वेस्ट में? East में। ईस्ट में। जब भी बॉडी ईस्ट में होगी, जब भी बॉडी ईस्ट में होगी, तो LHA प्लस P विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। और जब भी बॉडी वेस्ट में होगी, वेस्ट मतलब शाम के वक्त जब बॉडी यहां पर होती, शाम के बाद अगर बॉडी यहां पे होती तो ये डायग्राम बनता, ये वाला एंगल P बनता। शाम के वक्त जब भी बॉडी वेस्ट में होगी, P इज ऑलवेज इक्वल टू LHA। बस ये दो चीज याद रखनी है और हमारे को डायग्राम बनाने हैं। केशव, तेरे को थोड़ी सी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. क्लियर है या और समझाऊं? Clear है, sir. Clear सर है? साउथ में भी
यही एंगल बनेगा। साउथ का अभी बनाता हूँ, 2 मिनट दे बेटा, अभी बनाता हूँ साउथ का। एक बार ये खत्म कर लेते हैं, फिर साउथ की बात करता हूँ। 2 मिनट दे मैं। यस सर। एक बार देख लो, समझ लो, जो डाउट आता है मेरे से पूछ लो, क्योंकि अब उसके बाद जब ये बेसिक्स मेरे खत्म हो जाएंगे फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट ना आए इसलिए बेसिक्स पे काफी ज्यादा टाइम लगा रहा हूं मैं, और ये बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे तो ही हमारे को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। अब यही चीज मैं तुम्हारे को साउथ के डायग्राम पे समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं यही दोनों पैरामीटर उल्टे हो जाते, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता हमारा 20 डिग्री साउथ और ये हो जाता हमारा 10 डिग्री साउथ सपोज। तो क्या करते हैं हम, एक गोला बनाते हैं, इस गोले को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते, यहां लिख देते जेनिथ, यहां लिख देते RH, यानी कि ये जो गोला है वो रैशनल होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखते हैं हम लैटिट्यूड हमारा कितना है। 20 डिग्री साउथ मतलब इक्विनॉक्शियल विल मूव टू द नॉर्थ, सिंपल, और ये वाला पोल ऊपर आ जाएगा, साउथ वाला पोल, इसको कह देते Q, इसको कह देते S, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ। सच अ वे SP is equal to ZQ is equal to latitude equal to 20। सही है। अब इस बात को समझते हुए हम अब डेक्लिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा डेक्लिनेशन कैसे रिप्रेजेंट होता, कुछ ऐसा, है ना। ये पॉइंट, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ईस्ट, दिस इज ऑलवेज वेस्ट, तो बॉडी हमेशा ईस्ट में राइज होती है, ये राइजिंग पॉइंट होता, ये इसका मेरिडियन पैसेज होता, और ये पॉइंट इसका सेटिंग होता। सही है। अब इसके अंदर में मान लेते हैं हमारी बॉडी यहां पर होती सपोज, तो हम ये एंगल पूरा करते, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, ट्रू ऑल्टीट्यूड, ये एंगल हो जाता है इसका एजीमथ। सही है। और जो बचा हुआ है वो है डिस्टेंस। ये आप लोगों को समझ में आती है बात, इसमें कंफ्यूजन आती है सिर्फ LHA समझने में। बस मुझे ये बताओ, इस डायग्राम में जो मैंने अभी फंडा बताया था, अगर इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दूं, मेरी बॉडी कहां पर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ईस्ट में से। ईस्ट में। तो ईस्ट में LHA प्लस P 360 के बराबर होता है। इस डायग्राम में अगर मैं PZX को बाहर निकालूं तो क्या ऐसे PZX बनेगा, हाँ या ना। यस सर। और ये एंगल P होगा। अगर ये एंगल P है, बॉडी ईस्ट में है और ये ट्रू है, इसका मतलब दिस एंगल इज LHA। ये बात समझ में आई, यस सर। कोई डाउट। बट अगर यही डायग्राम मैं शाम को बनाता, मान लेते हैं बॉडी यहां होती, तो ये वाला मेरा PZX बनता और ये एंगल P होता। क्योंकि बॉडी वेस्ट में है, शाम के वक्त P इज ऑलवेज इक्वल टू LHA, तो ये जो एंगल मैंने बनाया यही LHA के बराबर होता है शाम को। क्या अब बात समझ में आई साउथ के डायग्राम में चीजों को कैसे देखना है। किसने पूछा था, शमित ने या शेफरोन ने, किसी ने पूछा था।
Yes. Yes, sir. मैंने पूछा. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट नहीं है तो सब लोग दो डायग्राम मुझे बना के दिखाओ अपनी कॉपी पे. दो डायग्राम मतलब पहला, अगर लैटिट्यूड होता 20 डिग्री नॉर्थ और डेक्लिनेशन होता 10 डिग्री साउथ, पहले इसका डायग्राम बनाओ. बॉडी को रखो ईस्ट में और सारी चीजें रिप्रेजेंट करके दिखाओ. दूसरा डायग्राम बनाओ, अगर लैटिट्यूड होता 20 डिग्री साउथ और डेक्लिनेशन होता 10 डिग्री नॉर्थ, बॉडी होती वेस्ट में, तो चीजें कैसे दिखाई देती. मुझे पूरे डायग्राम चाहिए, हर चीज एक्सप्लेन करती हुई, लिखी हुई. प्राइम वर्टिकल कौन सा है, प्रिंसिपल वर्टिकल कौन सा है, सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर कौन सा है, वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी कौन सा है, ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या है, जेनिथ डिस्टेंस क्या है, एजिमथ क्या है, एलएचए क्या है. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये डायग्राम बना के दिखाओ, दोनों डायग्राम बना के दिखाओ. 10 मिनट दे रहा हूं सबको, तसल्ली से बनाओ. सर दूसरी कंडीशन बॉडी वेस्ट. हाँ, दूसरी कंडीशन में बॉडी वेस्ट. पहला था लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ, डेक्लिनेशन 10 डिग्री साउथ. तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. बॉडी इन ईस्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं. क्या सबने ऐसा ही डायग्राम बनाया है तकरीबन? Yes. है ना? Yes, sir. ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं hx. दिस इज ट्रू ऑल्टीट्यूड. दिस इज LHA. दिस इज एंगल Z. सो अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालें तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसमें ये एंगल P, ये एंगल Z और ये एंगल X बनेगा. इसको कहते हैं 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड. क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर. इस साइड को कहते हैं X, इसको कहते हैं 90 माइनस लैटिट्यूड. क्यों? क्योंकि अगर ये लैटिट्यूड है तो जो बचा हुआ हिस्सा है दैट हैज टू बी 90 माइनस लैटिट्यूड. क्या ये बात सही है? सबको समझ में आती है? Yes, sir. ओके. इसको कहते हैं छोटा z. दिस छोटा z इज कॉल्ड एज, कहां लिखूं, दिस छोटा z इज कॉल्ड एज कोडेक, या इसको हम पोलर डिस्टेंस भी कहते हैं. ये जो छोटा z है दिस इज 90 plus declination in this diagram, but in some diagram it could be 90 minus declination. तो इन दोनों को हम समराइज करें तो z can be 90 plus minus declination. बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ z ही एक ऐसी वैल्यू है, छोटा z,
जो 90 से ज्यादा भी आ सकता है, साइड की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज छोटा x या छोटा p हमेशा आपका 90 से कम आएगा। पर छोटे z को डायग्राम के हिसाब से समझना पड़ता है कि वो छोटे z की वैल्यू 90 से ज्यादा आने वाली है या कम आने वाली है। जो डायग्राम मैंने अभी बनाया है उसमें 90 से ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि ध्यान से देखो, पोल से यहां तक, अरे यार, पोल से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 90 रहता है। और अगर डिस्टेंस ये इसके ज्यादा है तो दिस डिस्टेंस हैज टू बी एडेड टू 90 एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड छोटा z। तो छोटा z इस डायग्राम में 90 से ज्यादा आने वाला है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सबको? Yes, sir. Clear है sir. अब मुझे बताओ कितने लोगों ने गलत डायग्राम बनाया था? हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं था जिसने गलत डायग्राम बनाया? बहुत अच्छी बात है। अब साउथ का बनाते हैं। लेट्स मेक समथिंग फॉर साउथ। ट्रू एजिमथ होगा ना? एंगल z। क्या बेटा? सर ये एंगल z ट्रू एजिमथ होगा ना? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस डायग्राम एंगल z इज इक्वल टू ट्रू एजिमथ, और ये जो एंगल है ये एजिमथ होगा। सही है कि नहीं? यस सर। क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसमें जेनिथ डिस्टेंस कौन सा होगा? लाइन डिस्टेंस होता है बेटा। ये जो डिस्टेंस है अभी जो मैंने बना रहा हूँ, दिस इज जेनिथ डिस्टेंस। यस सर। Z x is always called as zenith distance। तो ये Z है और ये x है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को zenith डिस्टेंस कहते हैं, जिसको छोटा p से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। देख दो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड zenith डिस्टेंस। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। Zx इज इक्वल टू zenith डिस्टेंस इज इक्वल टू छोटा p इज इक्वल टू 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। अब ठीक है बेटा? यस सर। लिख ले, कोई नहीं। कुछ और डाउट है मेरे से पूछो। आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी योर डाउट्स। दिल में मत रखना। अब मैं सॉरी रिवीजन कर रहा हूँ, तो प्लीज आस्क मी ऑल योर डाउट्स। चलो साउथ का डायग्राम बनाओ। साउथ का डायग्राम था हमारा लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ और डेक्लिनेशन था हमारा 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक गोला बनाया। उस गोले को 4 हिस्से में डिवाइड किया। यहाँ पे लिख दिया जेनिथ, यहाँ पे लिख दिया RH। क्योंकि लैटिट्यूड साउथ है तो इक्विनॉक्शियल विल मूव टू द नॉर्थ, तो एलिवेटेड पोल साउथ वाला ऊपर आ जाएगा। दिस इज Q। सच अ वे SP इज इक्वल टू ZQ इज इक्वल टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू 20, है ना? अब हम इसको बॉडी बनाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब इक्विनॉक्शियल से 10 डिग्री नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, तो ऊपर की तरफ। कुछ बॉडी ऐसी बनेगी। अब इसमें मैंने कहा था बॉडी को वेस्ट में रखो, तो बॉडी अगर वेस्ट में रखी तो हमारा ये PZX ट्रायंगल बना। जब ये PZX ट्रायंगल बना तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ऑल्टीट्यूड। ये जो एंगल है दैट विल बी एंगल P इज इक्वल टू LHA। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड जेनिथ डिस्टेंस। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें तो कुछ ऐसा बनेगा, ZX और P, दिस एंगल इज P, दिस एंगल इज Z, दिस एंगल इज X। P के अपोजिट साइड इसको छोटा p कहेंगे, इसको छोटा z और इसको छोटा x।
दिस P इज ऑलवेज इक्वल टू 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से भी Z की वैल्यू 90 प्लस डेक्लिनेशन आएगी। क्या ये बात सही है? इस X की वैल्यू हमेशा 90 माइनस लैटिट्यूड ही होती है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। सबने ऐसा ही बनाया है? किसी ने कुछ और डायग्राम बनाया है? बताओ मेरे को। एनीबडी हैज मेड अ लिटिल डिफरेंट डायग्राम? किसका गलत है डायग्राम बताओ जल्दी। किसी ना किसी का तो होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो बहुत अच्छी बात है, किसी का नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। अब बताओ इसमें कोई डाउट है मेरे से पूछो, अगर डाउट नहीं है फिर आगे की बात करते हैं। सर ये Z से X जो होता है वो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या कर्व बनाते हैं? बेटा देखो, हम कुछ भी बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट लॉजिकली इट्स अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का वो एक छोटा सा पार्ट है। ग्रेट सर्कल का जो छोटा सा पार्ट है 3 डायमेंशनल पिक्चर में इट हैज टू बी अ कर्वी फिगर, बट क्योंकि हम उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं वो भी ठीक है, हम अगर कर्व लाइन बना लेते हैं वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है उस बात को लेकर। बट एक्चुअली में Okay, इट विल बी अ कर्व्ड लाइन। एक्चुअली इट हैज टू बी अ कर्व्ड लाइन, कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। क्लियर होगी बात बेटा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत Yes. नहीं है उसमें। हाँ जी, और पूछो, प्लीज आस्क मी एनी डाउट। छोटे से छोटा आपको लगे कि सर इतना बेकार डाउट मैं पूछूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी। चलो अगर सब क्लियर है तो यहाँ पर मेरा बेसिक्स खत्म हो जाता है सारा। अब अगली क्लास से यानी परसों कराऊंगा मैं तुम्हारे को होराइजन सिस्टम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी PZX ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, और वहां से हम अपनी न्यूमेरिकल्स की जर्नी और बहुत सारी थ्योरी ऑफ नेविगेशन के जो फंडे हैं बहुत सारे सीखेंगे। यहाँ पे आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ। क्या मेरी नेविगेशन समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेरी स्पीड ठीक है? सॉरी, सर काफी डाउट क्लियर हो गया। काफी डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू सर। मेरा सब ये है कि मेरी स्पीड ठीक है, इंग्लिश हिंदी कुछ चेंज करूं या सब बढ़िया है? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया। चलो ओके सर, थैंक यू। कल मैं पहले या तो 2 घंटे की क्लास